नमस्कार दोस्तों, भाषाध्ययन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास को और उसके उपन्यासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में भी जानेंगे। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी उनके बारे में भी लेंगे, क्योंकि जो है उपन्यासकार के बारे में भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में जान सके, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे। इसके अलावा बाणभट्ट की आत्मकथा के भी सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करने की कोशिश करेंगे जो भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हजारी प्रसाद जी के उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा के पात्र, उसका कथानक, उसके किस किस स्थान का उसमें जो है नाम आया है, ये सारी चीज़ें, विद्वानों की क्या राय है, क्या इसके महत्वपूर्ण कथन है, इन सब की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर नेट का कंटेंट कराया जाता है और नेट से रिलेटेड सारी न्यूज़ भी दी जाती है। तो आप भाषा अध्ययन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ है? तो श्रावण 11 संवत 1964 तदनु, या फिर कह लीजिए 19 अगस्त 1907 ईस्वी को बलिया जिले के आरत छपरा के ओजवलिया नामक गांव में हुआ है। देखिए 1907 जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1907 में और किसका जन्म हुआ है? तो महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म भी 1907 ईस्वी में ही हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, द्विवेदी जी के बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। वस्तुतः द्विवेदी जी का नाम क्या था? वैद्यनाथ द्विवेदी। ठीक है, आगे देखिए, ये महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं मैं सिर्फ वही कराने वाली हूँ आपको। ठीक है, देखिए, द्विवेदी जी 8 नवंबर 1930 ईस्वी में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। देखिए इसमें जो है द्विवेदी जी के गुरुदेव कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। और उन्होंने शांति निकेतन कब ज्वाइन किया, या फिर कह सकते हैं शांति निकेतन में कब नियुक्त हुए? तो सन 1930 में नियुक्त हुए। द्विवेदी जी 1930 से 1950 ईस्वी तक शांति निकेतन में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर रहे हैं। ठीक है, शांति निकेतन के बाद द्विवेदी जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग अध्यक्ष भी रहे हैं। आगे देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने छात्र जीवन में किस किस से मिले हैं? मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी आदि बड़े विद्वानों के संपर्क में रहकर साहित्य रचना की प्रेरणा इन्होंने प्राप्त की। ठीक है, तो ये इन सब से जो है अपने विद्यालय जीवन में यानी कि छात्र जीवन में ही मिल लिए थे। आगे है, द्विवेदी जी सन 1952 से 1953 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। द्विवेदी जी सन 1955 में राजभाषा आयोग के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य भी रहे हैं। 1957 ईस्वी में राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया है। और 1962 में पश्चिम बंग साहित्य अकादमी द्वारा टैगोर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो है इन्होंने सरस्वती पत्रिका का भी संपादन किया है। ये भी आपको याद रखना है। किसका? सरस्वती पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया है 1900 से या 1902 से किया था इन्होंने सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन, जिसमें इन्होंने खड़ी बोली को जो है विकसित करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी को डी.लिट की उपाधि प्रदान की गई। हजारी प्रसाद द्विवेदी को सन 1973 ईस्वी में उनके निबंध आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं 1973 में उनके कौन से निबंध आलोक पर्व पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। द्विवेदी जी की 4 फरवरी 1979 को पक्षघात के शिकार हो गए और 19 मई 1979 को इनकी मृत्यु ब्रेन ट्यूमर के कारण दिल्ली में हो गई थी। ठीक है, जन्म कब हुआ था? 1907 में, और मृत्यु कब हुई है? 1979 में दिल्ली में। कारण क्या था? ब्रेन ट्यूमर। इनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास देखिए और उनका प्रकाशन वर्ष। पहला है बाणभट्ट की आत्मकथा, जिसका प्रकाशन वर्ष 1946 है।
चारू चंद्रलेख 1963 ईस्वी, पुनर्नरवा 1973 ईस्वी और अनामदास का पोथा 1976 ईस्वी। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास है जो कि आप नोट कर सकते हैं। आगे है अगस्त 1981 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की उपलब्ध संपूर्ण रचनाओं का संकलन 11 खंडों में हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली के नाम से राजकमल प्रकाशन से किया हुआ है। उपरोक्त प्रथम संस्करण मात्र 2 वर्ष में ही समाप्त हो जाने से पुनः संशोधित कर 1998 में इसको प्रकाशित किया गया। ठीक है, आगे देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आधारित कुछ महत्वपूर्ण आलोचनात्मक पुस्तकें दी हुई हैं। ये महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ जी, ये देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास अनामदास का पोथा पहले अथरेकव आख्यान नाम से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और द्विवेदी जी का निबंध जो है साहित्य सहचर वो बाद में साहित्य का साथी नाम से भी प्रकाशित हुआ। द्विवेदी जी के निबंधों को सामान्य तौर पर 2 वर्णों में बांटा जा सकता है, एक विचारात्मक और दूसरा है आलोचनात्मक। आगे देखिए आलोचनात्मक श्रेणी के निबंधों में साहित्य के विभिन्न अंगों का शास्त्रीय विवेचन तथा साहित्यिक कृतियों पर आलोचनात्मक दृष्टि की प्रधानता है, और विचारात्मक श्रेणी के निबंधों में दार्शनिक और सामाजिक जीवन संबंधी तत्वों की प्रधानता है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। इस भाषा में प्रांजल व्यवहारिकता के साथ संस्कृतनिष्ठ शास्त्रीय भाषा का भी अच्छा प्रयोग हुआ है। अब देखिए द्विवेदी जी के उपन्यास जो बाणभट्ट है उसका थोड़ा सा संक्षेपण देख लेते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1946 है, और इसमें जो है भाग के लिए उच्छ्वास शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसमें 20 उच्छ्वास है। इसमें 7वीं शताब्दी के भारत की राजनीतिक स्थिति का निरूपण किया गया है। आपको याद रखना है किसका, 7वीं स्थिति की, जो 7वीं शती है उसकी राजनीतिक स्थिति का। ठीक है, डायरी शैली में रचित यह ऐतिहासिक परंपरा का श्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। इसमें तत्कालीन समाज का जिस शैली में चित्रित किया गया है वह व्यक्ति विशेष की कला न होकर युग विशेष की संस्कृति चेतना की मनोमुग्धकारी छटा है। इस उपन्यास के सभी पात्र उत्सर्ग भावना के जीवंत आदर्श से प्रेरित है। ठीक है, आगे देखिए अब आता है बाणभट्ट की आत्मकथा। अभी तक हम कर रहे थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में, और देखिए उसके बारे में थोड़ी सी समरी जानी है हमने बाणभट्ट की आत्मकथा के बारे में। अब इस उपन्यास के और महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में जानते हैं। तो बाणभट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है। सही है, यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है और इसका आधार ग्रंथ है हर्षचरित्र। इसके अलावा कादम्बरी रत्नावली से भी यह संबद्ध है। तो हर्षचरित्र जो है इसका आधार ग्रंथ है, ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस उपन्यास का प्रथम प्रकाशन 1946 ईस्वी में राजकमल प्रकाशन से और नवीन प्रकाशन 1 सितंबर 1910 को किया गया है। बाणभट्ट की आत्मकथा के पात्र की अगर हम बात करें तो पात्र कौन कौन से हैं? बाणभट्ट, हर्ष, कुमार, कृष्णवर्धन, निपुणिका, महामाया, भट्टनी, राजश्री, देव, पुत्र, तुवर मिलिंद, सुचरिता और अघोर भैरव। ठीक है, ये इस कहानी के पात्र हैं। इस कहानी के जो पात्र हैं इनमें कुछ काल्पनिक और कुछ ऐतिहासिक हैं, उनके नाम हम आगे देखेंगे। ठीक, देखिए इस उपन्यास में जो ऐतिहासिकता पर चिन्ह लगाते हुए कुछ विद्वानों ने सांस्कृतिक और साहित्यिक उपन्यास कहना इसको ज़्यादा उचित समझा है। मतलब कुछ विद्वान जो हैं वो इस उपन्यास को ऐतिहासिक ना मानकर सांस्कृतिक और साहित्यिक उपन्यास मानते हैं। उपरोक्त कथन के संदर्भ में स्वयं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उपन्यास के उपसंहार में लिखा है कि छोटी छोटी असंगतियाँ चाहे निकल आवे, पर अधिकांश उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्री से गाथा की सामग्री में कोई विरोध नहीं है। ठीक है, तो देखिए उन्होंने कहा है कि चाहे छोटी छोटी गलतियां निकल आवें, लेकिन क्या है कि ऐतिहासिक सामग्री से ही
निर्मित है। आगे देखिए, बाणभट्ट की आत्मकथा के कुछ पात्र ऐतिहासिक और काल्पनिक है। मैंने आपको अभी बताया था। देखिए पहले ऐतिहासिक पात्र कौन कौन से हैं, जैसे हर्ष, ठीक, हर्ष कुमार, कृष्णवर्धन, राज्यश्री, देवपुत्र मिलिंद और बाणभट्ट। और जो काल्पनिक पात्र हैं वो हैं निपुणिका, महामाया, भट्टनी, अघोर भैरव और सुचरिता। तो ये कैसे पात्र हैं, ये काल्पनिक पात्र हैं। आगे देखिए, उपन्यास में बाणभट्ट स्थानीश्वर का शासक हर्षवर्धन का दरबारी कवि रहता है। इस उपन्यास की शुरुआत संस्कृत की इस पंक्ति से होती है, अथ बाणभट्ट की आत्मकथ्य लिख्यते। ठीक है, महत्वपूर्ण है काफ़ी, नोट कर लीजिएगा। आगे है, इस उपन्यास के उपसंहार में कैथराइन दीदी को क्रोधित होते हुए दिखाया गया है कि द्विवेदी जी ने इसे ऑटोबायोग्राफी क्यों कहा है। उपन्यास में आत्मकथा की तरह ही फ्लैशबैक अर्थात पूर्व दीप्तिमान पद्धति का अनुसरण किया गया है। आगे है, इस उपन्यास में किस्सा गोसाई शैली का उपयोग किया गया है। प्रथम उच्छ्वास के समापन पर पाठकों में उत्कंठा बनाए रखने के लिए उपन्यासकार कहते हैं, इसके बाद मुझे घटना लिखनी है, ऐसी घटना लिखनी है जिसे लिखते समय मुझे आज भी भय और आशंका से कांप उठना पड़ता है। ठीक है, इस उपन्यास के आरंभ में जो कथामुख दिया गया है उसमें ऑस्ट्रिया निवासी कैथाइन दीदी का उल्लेख है। उन्हें बाणभट्ट की आत्मकथा के कुछ अंश मिले जिनका हिंदी अनुवाद करके उन्होंने व्योमकेश शास्त्री को दे दिया। व्योमकेश शास्त्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही थे। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक और नाम था, वो क्या था, व्योमकेश शास्त्री। बाणभट्ट इस उपन्यास का केंद्रीय चरित्र और नायक है। ठीक है, बाणभट्ट का वास्तविक नाम क्या है, वास्तविक नाम इनका दक्ष था और नगर नगर जनपद जनपद घूमते रहने के कारण बंड भी था। बाणभट्ट निपुणिका से मित्रवत व्यवहार करता है, किंतु भट्टनी के प्रति वह भक्तिभाव रखता है। बाण की प्रशंसा निपुणिका और भट्टनी दोनों ही करती हैं। आगे देखिए, बाणभट्ट निपुणिका के आग्रह पर भट्टनी की रक्षा का दायित्व अपने ऊपर लेता है। बाणभट्ट ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक प्राणी है। वस्तुतः इस उपन्यास का नायक जो बाणभट्ट है वो कोरा भावुक व्यक्ति नहीं, वर्ण कर्म निरत और संघर्षशील जीवन योद्धा है। उसके लिए शरीर केवल भार नहीं, मिट्टी का ढेला नहीं, बल्कि उससे बड़ा है और उसके मन में आर्यव्रत के उद्धार का निमित्त बनने की तीव्र बेचैनी है। भट्टनी कौन है, भट्टनी देवपुत्र तुवर मिलिंद की अत्यंत रूपवती कन्या है, जिसका छोटा राजकुल द्वारा बलात् अपहरण कर लिया गया है। उपन्यास में भट्टनी का परिचय इस प्रकार दिया गया है कि विषम समर विजयी वाल्हिक विमर्दन प्रत्यंत बाडव देवपुत्र तुवर मिलिंद की कन्या। तो ये महत्वपूर्ण है। भट्टनी का मूल नाम क्या था, चंद्रदीदिति। भट्टनी का मूल नाम था चंद्रदीदिति। भट्टनी नाम निपुणिका ने उसे दिया था। और भट्टनी का बाण से संपर्क होता है वो किसके द्वारा होता है, निपुणिका के द्वारा ही होता है। महावराह की आराधिका भट्टनी भट्ट को अपना अभिभावक मानती है। इसके आचरण पर एक स्वाभाविक गंभीरता और औद्धत्य का समावेश है। आगे देखिए, भट्टनी नगरहार से पुरुषपुर से जलंधर और फिर जबरन दस्युओं के साथ घूमते हुए स्थानीय ईश्वर के छोटे राजकुल में लाई गई है। ठीक है, तो आपको इसका क्रम याद रखना है कि भट्टनी कहाँ से होते हुए जो है स्थानीय ईश्वर के छोटे राजकुल तक पहुंची है। तो सबसे पहले वो नगरहार से पुरुषपुर से जलंधर और जलंधर से फिर जबरन दस्युओं के साथ वो स्थानीय ईश्वर के छोटे राजकुल लाई गई है। निपुणिका इस उपन्यास की नायिका है, जो एक अस्पृश्य जाति की कन्या थी और जिसका विवाह कांद्विक वैश्य के साथ हुआ, जो भड़भूजे से सेठ बन गया था। निपुणिका 1 वर्ष के अंदर ही विधवा हो गई और ससुराल वालों की प्रताड़ना के कारण उसे घर छोड़ना पड़ा।
निपुणिका की बाणभट्ट से पहली मुलाकात उज्जैनी की नाटक मंडली में हुई थी, ठीक है, जहाँ पर वो अभिनेत्री का कार्य करती थी, क्योंकि निपुणिका एक कुशल अभिनेत्री के रूप में भी आती है। वह नाटक में वासव दत्ता का जो है रोल निभाती थी, भूमिका निभाती थी। आगे देखिए, आगे है निपुणिका अपने हृदय रूपी मंदिर में बाणभट्ट रूपी देवता को स्थापित कर लेती है। निपुणिका से बाणभट्ट की अगली मुलाकात 6 वर्ष के बाद होती है स्थानीश्वर में, जहाँ निपुणिका पान की दुकान चलाती है, ठीक है। तो उनकी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? पहली मुलाकात हुई थी उनकी नाटक मंडली में, जहाँ पर जो है अभिनय करती थी निपुणिका, और उसके बाद वो उस मंडली को छोड़ देती है, और उसके बाद उसकी मुलाकात बाणभट्ट से 6 वर्ष के बाद होती है स्थानीश्वर में, ठीक है। एक बार निपुणिका और भट्टनी दोनों गंगा में डूबने से बाणभट्ट ने उन्हें बचाया, और निपुणिका बाणभट्ट को अपना गुरु मानती थी। निपुणिका का नाम ही न्यूनिया भी है। देखिए, सबके कई कई नाम हैं, जैसे निपुणिका का नाम न्यूनिया है, भट्टनी है उसका नाम चंद्रदिति है, ठीक है। बाणभट्ट का नाम बंड भी था। तो ये सब जो है आपको याद रखने, क्योंकि अब जो नेट में क्वेश्चंस है वो काफ़ी डीप लेवल पे पूछे जाते हैं, ठीक। आगे देखिए, निपुणिका और बाणभट्ट दोनों ने मिलकर भट्टनी का उद्धार किया। निपुणिका अर्थात न्यूनिया का संपूर्ण जीवन संघर्षों से घिरा हुआ है। वह घर से भागी, नाटक मंडली से भागी, मदनश्री के यहाँ से भागी। समाज ने उसे भ्रष्ट समझा, फिर भी उसने अपने देव मंदिर की तरह पवित्र बनाए रखा, ठीक है। उसने स्वयं को कैसा रखा? फिर भी पवित्र रखा, यानी कि चाहे समाज ने उसके लिए कुछ भी कहा, लेकिन उसने अपने आप को कभी भी मलिन नहीं होने दिया, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। इस उपन्यास में सरस्वती मंदिर में प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले मदन उत्सव का वर्णन किया गया है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, मंदिर या फिर उत्सव का नाम। इस उत्सव में गणिका चारुस्मिता का नृत्य होता है तथा कई देशों के कवि, कलाकार और नर्तक इसमें भाग लेते हैं। इस उपन्यास में द्विवेदी जी ने साहित्यकारों को यह उपदेश दिया है कि पुरानी परंपराओं के मोह को त्यागे और नए विषय, नए काव्य रूप, नई परंपराओं की रचनाओं को प्रश्रय दें। आगे देखते हैं बाणभट्ट के आत्मकथा के महत्वपूर्ण कथन। निपुणिका बहुत अधिक सुंदर नहीं थी। उसका रंग अवश्य शैफालिका के कुसुमानल के रंग से मिलता था, परंतु उसकी सबसे बड़ी चारुता संपत्ति उसकी आंखें और उंगलियां ही थी। उंगलियों को मैं बहुत महत्वपूर्ण सौंदर्योपासना समझता हूँ। किसके कथन है ये? बाणभट्ट का कथन है। आगे देखिए, मेरे प्रथम बार अनुभव किया कि मेरे भीतर एक देवता है जो आराधक के अभाव में मुरझाया हुआ छिपा बैठा है। ये किसका कथन है? भट्टनी का कथन है। भट्ट, मैं तुम्हारी काव्य संपद पाकर शक्ति पा जाऊंगी, तुम मेरी विनती स्वीकार करो। भट्टनी, देवी, तुमने निश्चय ही वह शक्ति है जिससे मलिच्छ जाति का हृदय संवेदनशील बनेगा, उसमें उच्चतर साधना का संचार होगा, वे सम्मानित भूमि का सम्मान सीखेंगे। ये कथन है बाणभट्ट के, और किसके प्रति है? भट्टनी के प्रति व्यक्त किए गए हैं। आगे देखिए, तुम्हारे निष्कलुष हृदय को देखकर ही मुझे सेवा का प्रशस्त भाव आया है। कौन कह रहा है? भट्टनी कह रही है बाणभट्ट से। मुझे छोड़ो, भट्टनी को संभालो। ये कथन है निपुणिका का बाणभट्ट से। जब वो दोनों डूब रही होती हैं तो निपुणिका कहती है कि भट्ट, मुझे छोड़ो और भट्टनी को संभालो। हाँ भट्ट, मेरे भाग आने का कारण तुम ही हो, परंतु दोष तुम्हारा नहीं है, दोष मेरा ही है। निपुणिका का कथन है। आगे देखिए, तुमने बहुत बार बताया था कि तुम नारी देह को देव मंदिर के समान पवित्र मानते हो, पर एक बार भी तुमने समझा होता कि वह मंदिर हाड़ मांस का है, ईंट पत्थर का नहीं। निपुणिका के ये कथन है किसके प्रति? बाणभट्ट के प्रति। आगे देखिए,
भट्ट तुम मेरे गुरु हो, तुमने मुझे स्त्री धर्म सिखाया है। ये कौन कह रही है? निपुणिका कह रही है। आगे है, तुम असुर गृह में आबद्ध लक्ष्मी का उद्धार कर सकते हो। मदिरा के पंख में डूबी कामधेनु को उभारना चाहते हो, बोलो अभी मुझे जानना है। निपुणिका का ये कथन है। आगे है, प्रेम एक और अविभाज्य है, उसे केवल ईर्ष्या और असूया ही विभाजित करके छोटा कर देते हैं। निपुणिका का ये कथन है। और आगे देखिए, निपुणिका में इतने गुण है कि वह समाज और परिवार की पूजा का पात्र हो सकती है, पर हुई नहीं। इतने दिनों में मैंने उसके चरित्र में कोई कलुष नहीं देखा। निपुणिका के बारे में बाणभट्ट के कथन है। आगे देखिए, जो लोक के लिए वैरण्य है, हितकारी है, वह करना चाहिए। लोक कल्याण प्रधान वस्तु है, वह जिससे सदता है वही सत्य है। और ये कथन किसका है? कुमार कृष्ण वर्धन का। तो ये था आज का वीडियो, बाणभट्ट की आत्मकथा। आई होप इसके पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे और इम्पोर्टेंट लगे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो पसंद आया है तो, और अगर आपका कोई सुझाव है या फिर आप किसी विशेष टॉपिक पर चाहते हो वीडियो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।